So, hello viewers, it's me, your Manu Ishu, and welcome to my channel Manu Ishu ACC classes. So, before starting this video, I would like to wish you a happy Navratri, wishing you 9 grand night of devotions and happiness. May Ma Durga shower her blessings on you guys. So, in today's video, we are going to do the business combination long question from the Kaplan kit. So, I think we all have read this chapter in the FA F3. So, वहाँ पे बस थोड़ा थोड़ा बेसिक था, बट वहाँ पे यहाँ पे बहुत कुछ चेंजेस वगैरह हैं. अगर स्किल का पेपर ये तो ऑब्वियस थोड़ा वास्ट होगा ही. सो दे आर लिटिल बिट चेंजेस. हम लोगों को थोड़ा एक्स्ट्रा चीज भी पढ़ना पड़ेगा. सो वन बाय वन क्वेश्चन करते जाएंगे और जो जो कंसेप्ट आएगा मैं उसको आई विल ट्राई माय बेस्ट टू एक्सप्लेन दोस कॉन्सेप्ट. ओके. So if you are watching my video for the first time, please like and subscribe to my channel and share it among your friends so they can also have the benefit. Okay, so without wasting our time, let's move to the question. What the requirement of the question is, the first is to prepare the consolidated statement of profit or loss for the Polestar for the year ended 30 September 20x3. Okay, and second requirement is to prepare the consolidated statement of financial position for the Polestar as at 30 September 20x3. Okay. ओके. सो बिफोर मूविंग टू द क्वेश्चन, मैंने पहले की वीडियो में बोला था in any question of the consolidated we need to do a 5 walking at least, especially for the financial position preparations. ठीक है, वो 5 वर्किंग जो हम लोग ने करते आए हैं वहाँ पे लाइक इन एफए एंड इन ये स्किल के पेपर में भी हम लोग बहुत रिक्वायरमेंट है. फर्स्ट इज फॉर द ग्रुप स्ट्रक्चर एंड सेकेंड वन इज फॉर द नेट एसेट ऑफ सब्सिडरी एंड थर्ड इज फॉर द गुडविल एंड फोर्थ वन इज फॉर द एनसीआई एंड लास्ट इज फॉर द ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग. ओके. तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम लोग को एडिशनल इंफॉर्मेशन वॉकिंग करना पड़ेगा. ओके. तो इसके लिए मैं कुछ स्पेस छोड़ देती हूँ और साइड में इधर आके अपना वर्किंग दिखाती हूँ. ओके. सो फर्स्ट वी स्टार्ट विद द एडिशनल इंफॉर्मेशन. ओके. ओके. सो आप चाहे तो नीचे भी कर सकते हैं, नो वरीज, आपको जैसे ठीक लगे, बट मैं साइड में करना प्रेफर करूंगी बिकॉज कि आपको यहाँ से इंफॉर्मेशन पिकअप करने में इट विल बी क्वाइट इजी फॉर यू गाइस टू, मतलब इंफॉर्मेशन देखो और ठक ठक के करके हम लोग को जो स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे वहाँ डालने में आसान हो जाती है. ओके. सो फर्स्ट हम लोग को क्या है, ऊपर से ही पढ़ते हैं. ओके. सो तो पहले ये एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए उसके पहले हम लोग ये करते हैं वर्किंग. ठीक है. और एक और चीज हम मेंशन कर देंगे, ऑल फिगर आर कैलकुलेटेड इन $1 1 2 3. ओके. ओके. तो ये हो गया. तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं वर्किंग 1 से. ठीक है. तो वर्किंग 1 में क्या हुआ है, पोलस्टार कंपनी ऑन 1st April 2003 Polestar acquired 75% of the South. It means Polestar is the parent and South Star is the subsidiary, right? तो Polestar क्या हो जाएगा आपका पेरेंट और आपका साउथ स्टार क्या हो जाएगा सब्सिडरी. ठीक है. और कितना परसेंट एक्वायर किया हुआ है, 75%. ठीक है. और वो भी कब, ऑन 1st April 20x3. ईयर एंड क्या हो जाएगा आपका, ये भी क्वेश्चन में प्रोवाइडेड आई थिंक, या 30 September 20x3. सो टाइम ऑफ एक्विजिशन इज, यहाँ पे डालती हूँ, अगर पेरेंट 75% एक्वायर किया हुआ है, 75%, तो एनसीआई का पोर्शन कितना हो जाएगा 25.
ओके, सो टाइम ऑफ एक्विजिशन क्या है, मैं शॉर्टकट में लिखती हूँ. टाइम ऑफ एक्विजिशन इज अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, दैट इज द 6 मंथ ओनली. ओके, ये सब यहाँ पिक करने के बाद हम लोग ऊपर अब चलते हैं, इसको स्पेस दे देते हैं इधर. ठीक है, अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में और क्या दिया हुआ है पहले पढ़ देते हैं फर्स्ट में ही. Okay, so on 1st April 20X3, Polestar acquired 75% of South Star. South Star had been experiencing difficult trading conditions and making significant losses. In allowing for the South Star difficulty, Polestar made a immediate cash payment only of 1.50 per share. It means ये क्या है, हमारा TPC का एक पोर्शन है जिसको कहेंगे कैश कंसिडरेशन, राइट. ओके, कंसिडरेशन. तो कैश कंसिडरेशन कितना है, 1.50 पर शेयर. इट मींस हम लोग 75% शेयर लेंगे. तो 75% किसका, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इन द सब्सिडरी. वो कहाँ से देखेंगे, वो हम लोग देखेंगे फाइनेंशियल पोजीशन सब्सिडरी का. वहां पे आपको इक्विटी सिर्फ 5 सेंट ईच दिया हुआ है. अगर 6, यहाँ पे इसने भी 30 कॉमन लिया है, हम लोग ने पहले ही बोल दिया ऑल फिगर आर कैलकुलेटेड इन $1000 कॉमन लेके. ठीक है, तो यहाँ पे 6000 अगर ये कॉस्ट है तो नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये है 6000 कॉस्ट है, आपको डिवाइड कर देंगे 0.50 जो आपका नॉमिनल वैल्यू है कि नहीं. इससे डिवाइड करने के बाद वी विल गेट द टोटल नंबर ऑफ शेयर इन द सब्सिडरी, राइट. उसमें से हम लोग सिर्फ 75% एक्वायर किए. ओके, तो ये हमारा हो जाएगा पेरेंट ने कितना शेयर एक्वायर किया है. उसके बाद इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे. व्हाट इज द कैश पेमेंट, 1.50. इट मीन्स 13500 आपका कैश कंसिडरेशन. अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं. In addition, Polestar will pay a further amount in cash on 30 September 20X4 if South Stars returns to profitability by that date, and the value of contingent consideration at the date of the acquisition was estimated to be the 1.8 million. ये हमारा है contingent consideration. ठीक है, कंटीजेंट कंसिडरेशन क्या होता है, हम लोग जब व्हेन वी आर आई मीन जब आप लोग भी एक्चुअली पढ़ रहे होंगे, इन दैट टाइम वी हैव स्टडीड शेयर एक्सचेंज. ठीक है, दूसरा कैश कंसिडरेशन एंड मिक्सअप ऑफ बोथ कैश एज वेल एज शेयर, है कि नहीं. बट इन दिस पेपर F7 इन स्किल पेपर यू हैव टू स्टडी द टू मोर टाइप ऑफ कंसिडरेशन, दैट इज डिफर्ड कंसिडरेशन और कंटीजेंट कंसिडरेशन. ठीक है, डिफर्ड कंसिडरेशन लाइक इन द सेंस कि आपको ये इतने ये डेट पे मतलब इन फ्यूचर आई विल पे दिस अमाउंट ऐसे करके पेरेंट बोलेगा सब्सिडी को. ठीक है, एंड उसका हम लोग प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, जब क्वेश्चन करेंगे वी विल डू दैट आल्सो. सो अभी इस में क्या है, कंटीजेंट कंसिडरेशन. कंटीजेंट कंसिडरेशन को हम लोग अकाउंट में कहीं पे शो नहीं करते, बस उसको डिस्क्लोजर कर देते हैं. ठीक है, कंटीजेंट कंसिडरेशन क्या है, मीन्स अगर सर्टेन क्राइटेरिया अटैच कर देते हैं, आई मीन सर्टेन कंडीशन अटैच कर देते हैं उस अमाउंट के साथ, इफ फ्यूचर में ये कंडीशन मीट करती है आई विल पे दिस अमाउंट, अदरवाइज नॉट. ठीक है, प्रोबेबिलिटी होता है 50-50%, अगर हुआ तो दो, नहीं हुआ तो नहीं दो. बट इसको हम लोग फेयर वैल्यू जब कैलकुलेट करते हैं ना कि पेरेंट ने कितना एक्चुअल में पे किया है, उसमें हम लोग इसको इंक्लूड करते हैं. इसका कॉन्सेप्ट यही है. ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक कैश कंसिडरेशन भी हो सकता है, शेयर एक्सचेंज भी हो सकता है, और आपका डिफर्ड कंसिडरेशन हो सकता है, एक है लास्ट है कंटीजेंट कंसिडरेशन भी हो सकता है. ठीक है. और कभी कभी लोन वाला भी क्वेश्चन आ जाता है, जैसे हम लोग शेयर एक्सचेंज करते हैं ना, वैसे पेरेंट लोन भी दे सकता है. ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम लोग डील करेंगे जब क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे. फिलहाल के लिए कंटीजेंट कंसिडरेशन यही है कि देयर आर सर्टेन कंडीशन और क्राइटेरिया अटैच्ड. ठीक है, इफ दैट इज फुलफिल इन द फ्यूचर तो आपको ये अमाउंट पे करना पड़ेगा, अदरवाइज नॉट. इस केस में क्या है आपका, यहाँ पे भी बोला हुआ है क्लियरली कि इन एडिशन पोलस्टार विल पे फर्दर अमाउंट इन कैश. ठीक है, फर्दर अमाउंट इन कैश में पे करेगा कब, ऑन 30 सितंबर 20X4. आपका ईयर इन 30 सितंबर 20X3 मतलब एक साल के बाद यू विल पे द अमाउंट, सर्टेन अमाउंट. अभी अमाउंट नहीं बताया हुआ है पर क्राइटेरिया जरूर बताया हुआ है. इफ साउथ स्टार रिटर्न टू प्रॉफिटेबिलिटी बाय दैट डेट, मतलब अभी साउथ स्टार हैविंग अ डिफिकल्टी इन द ट्रेडिंग कंडीशन, if in the future in the sense like by the year in the 30 September 20X4, if the south star turn to the
to be the profitability by that date. In that case, parent need to pay this amount. That is the fair value of this contingent consideration at the date of the acquisition was estimated to be the 18 million. It means हम लोग 3 जीरो कॉमन लिए हुए 1800. ओके, आई होप आप लोग को इसे समझ में आया होगा. ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं. बट at 30 September 2003, in the light of the continuing loss, its value was estimated at only 1.5 million. अब क्या हो गया, चेंज इन कंसिडरेशन हो गया, राइट. ठीक है, तो चेंज इन कंसिडरेशन को, एक मिनट है, इसको इधर मूव करती हूँ. ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं चेंज इन कंटिजेंट कंसिडरेशन. ओके ओके, आई होप आप लोग को दिख रहा होगा. बुक का भले ही लेटर छोटा देखे तो प्लीज अपने बुक खोल के सामने बैठ देना, उसमें से जब मैं रीड करूँ अपने बुक को फॉलो करना. मे बी लेटर छोटा दिख रहा होगा स्क्रीन पे. सो व्हाट वेयर आई वाज. ओके, हाँ, चेंज इन कंटीजेंट कंसिडरेशन. अब हम लोग फेयर वैल्यू में हर एक चीज को नोट डाउन करते हैं इन केस ऑफ कंसोलिडेशन, है कि नहीं. फेयर वैल्यू का डेफिनेशन यू विल गेट इन द बुक, आपको अच्छे से पता होगा. तो चेंज इन कंसिडरेशन कितना हो गया, पहले था 1800, अब नाउ इट्स वैल्यू हैव बीन 1500. ठीक है, तो चेंज इन कंसिडरेशन इसका भी शो करेंगे कहाँ का इम्पैक्ट आएगा. पहले ये समझते हैं, अब पेरेंट को पे करना था 1800, अब उसको 1500 पे करना पड़ेगा क्योंकि उसका फेयर वैल्यू इतना है कि नहीं. तो उस केस में पेरेंट विल बी, पेरेंट के लिए तो प्रॉफिट ही है ना कि अब उसको लाइक 1800 पे करना था, अब उसको 1500 ही पे करना है. पेरेंट तो प्रॉफिट में ही है. तो उसका प्रॉफिट कहाँ शो करते हैं हम लोग, एक तो ग्रुप रिटेन अर्निंग और दूसरा ये कहाँ इम्पैक्ट करेगा. क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग और अच्छे से समझ जाएंगे. मे बी अभी आपको लैंग लैंग हो रहा होगा, कंफ्यूजन टाइप का हो रहा होगा. सो डोंट वरी, जब क्वेश्चन करते जाएंगे वी विल गेट टू नो. ओके, सो अब ये हो गया आपका चेंज इन द कंटीजेंट कंसिडरेशन. अब आगे क्वेश्चन में क्या कहता है वो भी हम लोग पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन. ओके, तो कहाँ थे, हाँ, द कंटीजेंट कंसिडरेशन हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड बाय द पोलस्टार. ओके, मतलब कैश कंसिडरेशन उसने अकाउंट किया हुआ है, रिकॉर्ड किया हुआ है, बट कंटीजेंट कंसिडरेशन को नहीं रिकॉर्ड किया हुआ है. Overall, the director of the Polestar expect the acquisition to be bargain purchase leading to the negative goodwill. अब इसको आगे भी देखेंगे. नेगेटिव गुडविल को जनरली हम लोग नेगेटिव गुडविल नहीं करते, उसको बार्गेन परचेज करते हैं. बार्गेन परचेज मतलब आपको मतलब लाइक गुडविल क्या है आपका, सबसे पहली बात आपका जो भी नेट एसेट्स है उससे अगर हाई वैल्यू पे कर रहे हो तो दैट डिफरेंस हमको बोलते हैं हम लोग गुडविल. ठीक है, ब्रांड वैल्यू, वो अपना ब्रांड बनाया होता है कंपनी का. बट अगर उससे लेस में आपको मिल रहा है, आप तो प्रॉफिट में हो, सस्ता में मिल गया ना आपको, तो अब इतना इसका सामान था उससे कम में आपको मिल रहा है, तो आपके लिए एक तो प्रॉफिट का ही पोजीशन है. उसको हम लोग बार्गेन परचेज करते हैं. उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे जब हम लोग क्वेश्चन करते जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. सो बी विथ मी बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो. ओके, अब हम लोग एडिशनल इंफॉर्मेशन पे जाते हैं. ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट. अब हम लोग यहाँ पे टोटल अमाउंट कैलकुलेट करते हैं. ये चेंज इन कंसिडरेशन को छोड़ के इन दोनों का प्लस टोटल टीपीसी हमारा हो जाएगा 15300. अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में आते हैं. ठीक है, अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में फर्स्ट क्या किया हुआ है, एट द डेट ऑफ एक्विजिशन द फेयर वैल्यू ऑफ साउथ स्टार एसेट्स वेर इक्वल टू देयर कैरिंग अमाउंट विद द एक्सेप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी एंड दिस हैड अ फेयर वैल्यू ऑफ 2 million above its carrying amount and remaining useful life of 10 years at that date, and all the depreciation is included in the cost of sales. ओके, ये क्वेश्चन नहीं भी बोला होता हम लोग को डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ सेल्स में इंक्लूड करना पड़ेगा. तो ओके, तो इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि एवरीथिंग हैज, जो भी एसेट है साउथ स्टार का, एवरीथिंग हैव ए फेयर वैल्यू एक्सेप्ट द प्रॉपर्टी whose value has been 2 million excess of its carrying amount. ठीक है, उसके कैरिंग अमाउंट से 2 मिलियन उसका वैल्यू ज्यादा हो चुका है, बट उसको हम लोग ने शो नहीं किया है. इसको कैसे शो करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट. ओके, किसका, ऑफ प्रॉपर्टी. द अमाउंट हम लोग 3 जीरो कॉमन ले चुके हैं तो इसलिए 4000 वी विल ओनली राइट डाउन. अब इसका रिमेनिंग लाइफ भी दिया हुआ है. ठीक है, रिमेनिंग लाइफ इज 10 years एट दैट डेट. ठीक है, तो हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, ये पोस्ट एक्विजिशन डेप्रिसिएशन डिवाइड बाई 10. ठीक है,
बट अब हम लोग कितना महीना हुआ एक्वायर किए हुए, हम लोग ने उस टाइम भी देखा 6 मंथ ही है, तो हम लोग डेप्रिसिएशन भी 6 मंथ का ही लेंगे, तो इंटू 6/12, तो 200 हमारा पोस्ट एक्विजिशन डेप्रिसिएशन है। ठीक है, इसको कहाँ शो करना है, कॉस्ट ऑफ सेल्स में, ये भी क्वेश्चन में बोला हुआ है, नहीं भी बोलता तो हम लोग वहीं पे शो करते हैं जनरली। ओके, बट बोल दिया, कोई नहीं, पर इसको चेक करना एग्जाम में, आंखें बंद करके कॉस्ट ऑफ सेल्स में ही होगा करके डाल मत देना, कभी कभी लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है आपका, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस वगैरह, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस नहीं डालेगा लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में इंडिकेट कर देगा कि वहां पे चार्ज करना है। सो बी केयरफुल, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर कुछ नहीं बोला है तो हम लोग कहाँ चार्ज करेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स में। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, Polestar transfer raw material at their cost of 4 million to South Star in June 20X3, and South Star processed all this material incurring additional direct cost of 1.4 million and sold them back to Polestar in August 20X3 for 9 million. At 30 September 20X3, Polestar had a 1.5 million of this good still in the inventory and there were no intra-group sales. Okay, तो ये आपका बेसिकली लाइक इंट्रा कंपनी सेल्स है, ट्रांजेक्शन है। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द एफए कि हम लोग लाइक अगर इंट्रा कंपनी मतलब एक पेरेंट सब्सिडी या सब्सिडी पेरेंट को एक दूसरे को सोल्ड कर रही है गुड्स, इन दैट केस भी हम लोग को वो चीज कैंसिल आउट करना पड़ता है, एलिमिनेट करना पड़ता है फ्रॉम द सेल्स एज वेल एज कॉस्ट ऑफ सेल्स। और दूसरा हम लोग कैलकुलेट करते थे प्रॉफिट फॉर अनरियलाइज्ड सॉरी प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट, आई थिंक इसका फुल फॉर्म है। तो ये पॉप को हम लोग क्या करते थे, रिमूव करते थे, ये प्रॉफिट रियलाइज नहीं हुआ है अनटिल एंड अनलेस जब वो पार्टी थर्ड पार्टी को गुड न सोल्व कर दे। ठीक है, बुक में बहुत बेस्ट एग्जांपल दिया है कि एक हाथ से हम लोग पैसा उठा के दूसरे हाथ में रखना, ये पेरेंट सब्सिडरी का केस एक्सप्लेन किया हुआ था, आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे। तो अपने हाथ में ही सेल कर रहे हैं तो ये चीज लाइक आपका प्रॉफिट तो नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस थर्ड पार्टी को आप जब सेल ना कर दो। ठीक है, तो आपका अब यहाँ पे आपको स्किल में दो काइंड का पॉप निकालना होगा, एक तो आपका इन्वेंट्री पे, एक आपका आई मीन गुड जो सोल्ड किया उस पे, और दूसरा आपका नॉन करेंट एसेट भी सेल कर सकते हैं पेरेंट सब्सिडी एक दूसरे को, वहां पे भी हम लोग को पॉप निकाल के एडजस्टमेंट करना होता है। अगर क्वेश्चन आएगा तो हम लोग वो भी करेंगे, फिलहाल के लिए ये पॉप इन्वेंट्री गुड्स वाला है तो हम लोग ये एफए का ही रूल्स लगाएंगे। तो फर्स्ट कौन किसको सोल्ड किया है, पेरेंट सोल्ड टू सब्सिडरी। अब यहाँ पे एक और चीज होता है, अगर पेरेंट सब्सिडरी को सोल्ड कर रहा है वो प्रॉफिट किसके अकाउंट में शो होगा, पेरेंट के, तो पेरेंट के प्रॉफिट को हम लोग को रिमूव करना पड़ेगा, तो कहाँ से रिमूव करेंगे, फ्रॉम द वर्किंग 5। इफ सब्सिडरी पेरेंट को सोल्ड कर रहा होता है, इन दैट केस हम लोग प्रॉफिट कहाँ से हटाते हैं, वर्किंग 2 से। ठीक है, तो ये चीज ध्यान देना होगा कौन किसको सोल्ड कर रहा है। ठीक है पेरेंट, अब सेलिंग प्राइस क्या था, 4 मिलियन, 3 जीरो कॉमन लिए हैं तो 4000 लिखेंगे। ठीक है, अब साउथ स्टार ने इसको मतलब सब्सिडरी ने, पेरेंट ने तो कोई प्रॉफिट नहीं चार्ज किया, उसी पे कॉस्ट पे सोल्ड कर दिया हुआ है। अब सब्सिडरी सोल्ड किया पेरेंट को, ठीक है, पेरेंट को सोल्ड किया। ओके, तो सेलिंग प्राइस हम लोग को क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, दैट इज 9000, बट उसका कॉस्ट क्या बताया, 4000 तो परचेज किया था। ठीक है, अब ये पेरेंट्स सोल्ड किया सब्सिडी को 4000 में, वो तो सब्सिडी के लिए कॉस्ट हो गया ना, तो कॉस्ट 4000 था, उस पे और एडिशनल कॉस्ट इंकर्ड किया सब्सिडी ने, दैट इज द 1400, जो क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट दिस माइनस दिस 3600। ओके, at 30 September 20X3, Polestar had a 1.5 million of this good still in inventory. There were no other intra-group sales. अब unsold good कितना है पेरेंट में, unsold good is 1500। ओके, अब पॉप इस पे कैलकुलेट करेंगे तो unsold good कितना परसेंटेज है, तो 1500 डिवाइड बाई ओके, सो 1500 हमारा
अनसोल्ड गुड है। अब टोटल कितना सेल किया था, 9,000, तो ये हमारा परसेंटेज हो जाएगा। इसको पॉप दिस मल्टीप्लाई प्रॉफिट, प्रॉफिट किधर है, इधर। सो 600 हमारा, इसको बोल्ड कर देती हूँ, ठीक है। ये परसेंटेज निकाला है, ठीक है, ये परसेंटेज आपका इंटू 100% कर दो क्या। समझ जाओगे आप लोग। ये बस हम लोग ने अनसोल्ड गुड टोटल का कितना पोर्शन है वो निकाल के हम लोग प्रॉफिट जितना है उससे मल्टीप्लाई कर दिया, वो हमारा पॉप हो जाएगा, जिसको हम लोग को रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला भी हो गया। अब थर्ड वाला क्या कहता है, Polestar policy is to value NCI interest at the fair value at the date of acquisition. This was deemed to be 3.6 million. अब हम लोग एफए में क्या करते थे, एनसीआई का वैल्यू देता था और फेयर वैल्यू में जनरली हम लोग कैलकुलेट करते थे। बट आपको स्किल के पेपर में आपको दो तरीके से एनसीआई कैलकुलेट होते हैं। द फर्स्ट वन इज द फेयर वैल्यू मेथड, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और सेकेंड वन इज प्रोपोर्शन मेथड। वो भी ध्यान देना है, क्वेश्चन में कभी कभी बोल देगा। प्रोपोर्शन मेथड पे हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, वी विल जस्ट टू द एनसीआई परसेंटेज, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे नेट एसेट एट एक्विजिशन, ठीक है, दैट्स इट। इतना ही करना है हम लोग को। तो यहाँ पे एनसीआई नहीं, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन कितना दिया है क्वेश्चन में, 3.6 million, 3600, दैट मींस 30 कॉमन वी हैव ऑलरेडी टेकन। So 4 नंबर क्या कहता है, ऑल द आइटम इन द above statement of profit or loss are deemed to accrue evenly over the year unless otherwise indicated। ये नहीं भी बोलता है, we will assume कि हम लोग accurately, मतलब जितना भी प्रॉफिट और लॉस है वो हर एक महीने इक्वली मतलब लाइक ऑकर हुआ है, ये एज्यूम करते हैं। इसका मतलब वही है। अब इतना होने के बाद वी विल मूव टू द वर्किंग टू, ठीक है। वर्किंग वन तो हम लोग ऑलरेडी कर चुका था, वर्किंग टू। इसमें क्या कैलकुलेट करेंगे, नेट एसेट ऑफ सब्सिडरी एट फेयर वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे लेंगे हम लोग एट एक्विजिशन एट फेयर वैल्यू ऑन पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स, ओके। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल क्या है सब्सिडरी का, वी विल लुक दिस इंफॉर्मेशन इन द बैलेंस शीट ऑफ सब्सिडरी। यहाँ पे आपको 6000 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये आपका रिपोर्टिंग डेट का है, सॉरी आज फेयर वैल्यू दिया मैंने, ये रिपोर्टिंग डेट होगा, रिपोर्टिंग डेट आरडी, ओके। सो आपका 6000 दिया हुआ है और वी विल एज्यूम कि एक्विजिशन पे भी इतना ही था, ओके। द नेक्स्ट वी हैव रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग एट रिपोर्टिंग डेट इज 12,000, ठीक है। और आपका एक्विजिशन के लिए क्या करना होगा, एक्विजिशन का दिया हुआ है क्या, मे बी कभी कभी क्वेश्चन में प्रोवाइडेड होता है, तो अदरवाइज यू नीड टू कैलकुलेट, ठीक है। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, अब ये 12,000 एट द एंड आपका क्लोजिंग बैलेंस है रिटेन अर्निंग का, और आपको 6 महीना हुआ है एक्वायर किए हुए। और आपको दूसरा चीज, आपको प्रॉफिट भी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि साउथ स्टार का प्रॉफिट क्या है, यू कैन हैव लुक ऑन इट। यहाँ पे प्रॉफिट नहीं, आपका लॉस दे रखा है। तो प्रॉफिट होता है हम लोग सिंपली क्या करते, आपको होल ईयर का प्रॉफिट मान लो दिया है, ठीक है, और आपको एक्वायर किए हुए 6 महीना हुआ है, और आपको रिपोर्टिंग डेट का आपको रिटेन अर्निंग पता है। तो इस केस में आप चाहे फॉर्मूला नोट डाउन कर लो, मेरे बोलने से अच्छा है कि आप फॉर्मूला के थ्रू जाओ, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। वेट मैं यहाँ साइड में लिख देती हूँ, आप जस्ट नोट डाउन कर लो कैसे कैलकुलेट करना है, फिर देन आई विल ड्रॉ इट, ओके। यहाँ पे तो रिटेन अर्निंग एट एक्विजिशन नहीं दिया हुआ, कभी कभी क्वेश्चन में प्रोवाइडेड होगा, अदरवाइज यू नीड टू कैलकुलेट। कैलकुलेट करने के लिए रिटेन अर्निंग एट एक्विजिशन के लिए फॉर्मूला है ईयर एंड रिपोर्टिंग डेट रिटेन अर्निंग माइनस पोस्ट एक्विजिशन पीरियड प्रॉफिट।
एक ये है, और दूसरा आपको ये होगा आपका ओपनिंग रिटेन अर्निंग का बैलेंस प्लस प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। ठीक है, ये दो फॉर्मूला है। अब पोस्ट एक्विजिशन प्री एक्विजिशन क्या है? प्री एक्विजिशन मतलब स्टार्ट आपका डेट से लेके एक्विजिशन डेट तक। ठीक है, अब जैसे 30 सितंबर ये आपका स्टार्ट क्या हो जाएगा ईयर का, अक्टूबर से लेके जो एक्विजिशन किया हुआ वो पीरियड, और पोस्ट एक्विजिशन पीरियड क्या हो जाएगा आपका एक्विजिशन से लेके रिपोर्टिंग डेट तक। ठीक है, आई होप आप लोग को इसमें कंफ्यूजन ना हो। और आपका रिटेन अर्निंग एट एक्विजिशन के लिए हम लोग रिपोर्टिंग डेट रिटेन अर्निंग पता है 12,000, जो क्वेश्चन में हम लोग देख सकते हैं बैलेंस शीट पे, और माइनस करेंगे पोस्ट एक्विजिशन पीरियड का प्रॉफिट, मतलब 6 महीना हुआ एक्वायर किए हुए, तो 6 महीने का जो भी प्रॉफिट और लॉस है वो देखते हैं हम लोग। ठीक है, इसको मैं हटा देती हूँ। आई विल एज्यूम कि आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया अपनी नोटबुक में। ओके, सो यहाँ पे रिपोर्टिंग डेट माइनस, अब यहाँ पे प्रॉफिट होता तो माइनस करते, बट वी हैव गिवन द लॉस इन द क्वेश्चन, तो प्लस कर देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो 4600 का 6/12 तो 4300 आपका आया रिटेन अर्निंग। ओके, उसके बाद और क्या क्या है दिया हुआ है बैलेंस शीट में? और कुछ नहीं दिया हुआ है। लेट्स मूव टू द एडिशनल इंफॉर्मेशन में, अब क्या क्या है वो हम लोग एडजस्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है एट द डेट ऑफ एक्विजिशन द फेयर वैल्यू वाला, तो हम लोग एडिशनल इंफॉर्मेशन में नोट डाउन किया था कि फेयर वैल्यू एडिशनल प्रॉपर्टी 4000, ये हम लोग डालेंगे यहाँ पे, सीधे सीधे पुट करना है और नथिंग एल्स वी हैव टू डू। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे आया, ये 4000 यहाँ पे भी आया, लो यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब यहाँ से लेस क्या करेंगे, पोस्ट एक्विजिशन डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब ये हम लोग सिर्फ माइनस करेंगे फ्रॉम द रिपोर्टिंग डेट ओनली। ठीक है, एक्विजिशन पे नहीं करेंगे। तो क्या था हमारा पोस्ट एक्विजिशन डेप्रिसिएशन 200। उसके बाद अब क्या माइनस करना है, ये तो फर्स्ट वाला पोर्शन खत्म, अब सेकेंड वाला एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे आते हैं। अब पेरेंट सब्सिडी को सोल्ड किया था, यहाँ पे तो कोई पॉप नहीं था, जब हम लोग प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करेंगे तो वहां से ये इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन करके माइनस करेंगे। उसके बाद सेकेंड फिर अगेन सब ने पेरेंट को सोल्ड किया। मैंने बोला था अगर व्हेन सब्सिडी सोल्ड गुड्स और एनसीए टू द पेरेंट्स, इन दैट केस वी नीड टू डिडक्ट पॉप फ्रॉम द वर्किंग टू। अगर पेरेंट सब्सिडी को सोल्ड करें, इन दैट केस पॉप विल बी माइनस फ्रॉम द वर्किंग पाई, दैट इज द ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग। ओके, सो डोंट वरी, आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन करने में टाइम लगेगा, यू माइट टू के हैव टू टेक 1 और 1.5 आवर्स, बट व्हेन यू विल प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस करने के बाद आपको जस्ट हाफ एन आवर मिनिमम लगेगा आपको क्वेश्चन करने में। सो प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ओके, तो आप सब्सिडी सोल्ड करा, पॉप अमाउंट कितना है आपका 600J14। तो यहाँ पे हम लोग रिपोर्टिंग डेट यहाँ से माइनस करेंगे, लेस पॉप, ये भी कहाँ से माइनस होगा, रिपोर्टिंग डेट से, -J14। सो 600 पॉप आ गया। और कुछ है क्या? लेट्स हैव अ लुक ऑन द एडिशनल इंफॉर्मेशन। अब FBN से और कुछ नहीं है। ठीक है, सो नाउ वी विल डू टोटल सम। ओके, सो इन दोनों का डिफरेंस इज पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व, बट डिफरेंस क्या चीज में आया, नेगेटिव में।
सॉरी, ये 4000, आई डोंट नो मैंने कहाँ से लिखा, इसका अमाउंट 2000 ओनली है, ठीक है। आई एम सो सॉरी, मैंने अभी देखा ये चीज को। ओके, तो ये हमारा हो गया सारा करेक्ट। ओके, तो पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व निकल चुका हमारा माइनस में, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। सो वर्किंग 3 पे जाते हैं अब। वर्किंग 3 किसके लिए होता है? फॉर द गुडविल कैलकुलेशन। तो हम लोग क्या लिखेंगे एफ बी, फेयर वैल्यू कंसिडरेशन पेड बाय पेरेंट्स, ठीक है। अब ये कितना पे किया था, यहाँ पे ये रहा, हम लोगों ने टोटल निकाला हुआ है, ठीक है। एनसीआई एफ बी एट एक्विजिशन, ये भी क्वेश्चन में गिवन है, ये भी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। इन एडिशनल इंफॉर्मेशन वी कैन हैव ए लुक हियर, ठीक है। और लेस करेंगे यहाँ से नेट एसेट एट एक्विजिशन, राइट। सो ये हमारा नेट एसेट एट एक्विजिशन। अब यहाँ पे एक चीज आपको और माइनस करनी पड़ेगी। इन एफ वी डोंट यूज टू डू दिस, बट फॉर द F7 यहाँ से हम लोग माइनस करेंगे गुडविल इम्पेयरमेंट ऑल्सो, ठीक है। ये चीज ध्यान देना क्वेश्चन में, बट यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, सो विल मूव फॉरवर्ड। सो टोटल अमाउंट क्या आएगा आपका, लेट्स सी। ओके, सो आपका नेगेटिव में आ रहा है। इफ पॉजिटिव होता तो गुडविल अमाउंट होता, बट नेगेटिव है, इट मीन्स ये बार्गेन परचेज या फिर नेगेटिव गुडविल, ठीक है, देख सकते हो। इसका भी ट्रीटमेंट देखेंगे कैसे कैसे करेंगे। सो वर्किंग फोर इज फॉर द एनसीआई कैलकुलेशन। सो एनसीआई का फेयर वैल्यू एट एक्विजिशन वी नो, इट्स ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। देन वी विल, हम लोग यहाँ पे F3 में क्या करते थे, वी यूज टू ऐड एनसीआई परसेंटेज ऑफ पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व, ठीक है। पॉजिटिव होता तो वही करते, बट नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अच्छा ठीक है, आप यही करो ना, कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव में ऑलरेडी वैल्यू आ जाएगा। सो ऐड पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व, ठीक है। तो एनसीआई का परसेंटेज कितना है, हम लोग ने ऑलरेडी ऊपर क्वेश्चन में देखा हुआ था, कितना था, लेट्स हैव अ लुक। एनसीआई परसेंटेज 25%, ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप पता भी चल जाएगा वैसे भी क्या है। 25% इंटू पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व कर दो, तो ऑलरेडी माइनस में आ गया, सो नो इश्यू। अब यहाँ हम लोग F3 में भी यहीं तक करते थे, बट फॉर F7 वी नीड टू सब्ट्रैक्ट वन मोर थिंग, दैट इज द गुडविल इम्पेयरमेंट। एनसीआई का जो परसेंटेज होगा उतना गुडविल इम्पेयरमेंट लेके हम लोग यहाँ से माइनस करेंगे, बट क्वेश्चन में गुडविल इम्पेयरमेंट नहीं दिया हुआ है, सो नो इश्यू। एनसीआई ये हो जाएगा आपका 2850, ओके। सो नाउ वर्किंग 5, ठीक है। सो रिटेन अर्निंग ऑफ पेरेंट्स, ठीक है, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। सो व्हाट इज द रिटेन अर्निंग ऑफ पेरेंट्स, 28500, ठीक है। देन पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व, अब पेरेंट का परसेंटेज 75% इंटू पोस्ट एक्विजिशन, यहाँ पे रिजर्व नेगेटिव में आया, नो इश्यू। और यहाँ पे भी हम लोग माइनस करते पेरेंट परसेंटेज ऑफ गुडविल इम्पेयरमेंट, बट क्वेश्चन हैव गिवन नथिंग। और दूसरा हम लोग क्या माइनस करते हैं, अगर पेरेंट सब्सिडी को सोल्ड कर रहा है, वहां पे पप अमाउंट आया होता, वो पप को भी यहाँ से माइनस करते, वो भी नहीं है। और एक और चीज तो यहाँ पे है ना आपका, चेंज इन द कंसिडरेशन, ठीक है। चेंज इन कंसिडरेशन मैंने बोला था पहले भी एट द स्टार्ट ऑफ दिस वीडियो, कि चेंज इन कंसिडरेशन आपका लाइक 1800 पे करना था ना, बट नाउ यू हैव टू पे ओनली 1500, ठीक है। तो इट मींस आपको सस्ता पड़ गया ना, कम पड़ गया, आप तो प्रॉफिट में हो। तो ये भी किसका प्रॉफिट बढ़ेगा, पेरेंट का। तो पेरेंट के प्रॉफिट में जाके हम लोग यहाँ पे करेंगे चेंज इन कंसिडरेशन, ये ऐड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है।
और एक और चीज यहाँ पे क्या ऐड होगा, गेन इन बार्गेन परचेज, सॉरी, ये अभी अभी हम लोग ने ऊपर निकाला ना, ये भी एक तरह से प्रॉफिट ही हुआ ना। मैंने बोला था गुडविल कब एराइज होता है, व्हेन नेट एसेट यू पे मोर देन द नेट एसेट वैल्यू, ठीक है। बट यहाँ पे जो नेट एसेट का वैल्यू क्या है, ओके, सो नेट एसेट का वैल्यू ये है, आप पे कर रहे हो इतना, ठीक है, इतना सस्ता पड़ गया ना आपको, तो वो आपके लिए फायदा ही है, तो उसको हम लोग बार्गेन परचेज कहते हैं। तो अब यहाँ पे कुछ बचा, आई डोंट थिंक सो, सो लेट्स हैव ए टोटल ग्रुप तो आपका ग्रुप रिटर्न अर्निंग कितना आया, ये आया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की तरफ। तो फर्स्ट वी विल प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस, जो क्वेश्चन में बोल रखा है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे रेवेन्यू लेते हैं, ठीक है, रेवेन्यू में पेरेंट्स, या फिर इसको कोई नहीं, करते साथ में देखते हैं कौन कर सकता है, ओके। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा एडजस्टमेंट का कैलकुलेशन ग्रुप, ठीक है। तो ये आपका रेवेन्यू पेरेंट्स का क्या है, ओके, पेरेंट पी फॉर, एस फॉर सब्सिडरी, यहाँ पे एडजस्टमेंट, और यहाँ पे ग्रुप का टोटल। तो पेरेंट का रेवेन्यू इज 10123330 ऑलरेडी टेकन, ओ हेडिंग भी देना पड़ेगा ना, okay, so let's give a heading, consolidated statement of profit and loss of Polestar Group for the year ended 30 September 20x3। तो रेवेन्यू पेरेंट्स का हो गया। अब सब्सिडरी का हम लोग 66,000 नहीं लेंगे क्योंकि ये मिड ईयर एक्विजिशन है, सो वी विल ओनली टेक 6 मंथ रेवेन्यू फ्रॉम सब्सिडरी। सारा फिगर वी विल टेक 6 मंथ फिगर फ्रॉम, जो भी फिगर होगा प्रॉफिट लॉस का, वी विल ओनली टेक 6/12 6 मंथ फिगर। सो एडजस्टमेंट में व्हाट वी हैव टू डू इज, हम लोग को इंट्रा ग्रुप सेल्स नीड टू बी रिमूव्ड। इंट्रा ग्रुप सेल्स क्या था, यहाँ पे अब दो है, एक पेरेंट सब्सिडरी को सोल्ड किया वो वाला इंट्रा सेल्स, एंड नेक्स्ट वन इज एक सब्सिडरी पेरेंट को सोल्ड किया वो वाला, दोनों ही जाएगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे इसको और आसान कर दूं अच्छे से समझने के लिए, हालांकि एग्जाम में कंपलसरी नहीं है, बट आपको और क्लैरिटी हो जाए उसके लिए मैं एक चीज और दिखा देती हूँ। ओके, तो आपका 1 1 1 2 3 4, ए जस्ट वेट, यहाँ 5 0 हो गई है, ठीक है, ओके।
तो आपका ये प्लस 33,000, ठीक, एंड माइनस 13,000, और इसको ब्रैकेट में दे देती हूँ इंटर सेल्स, इंटर कंपनी सेल्स, इंटर कंपनी सेल्स, ये आपका हो जाएगा अब ग्रुप में क्या आ जाएगा आपका दिस, वो बस मैंने आपको दिखाने के लिए किया है, आपको करने की जरूरत नहीं है, बस आपको समझ में आ जाए क्या किया है, इस फिगर ये जो आया है ग्रुप का कैसे आया है फिर उसके लिए, ठीक है। सो कॉस्ट ऑफ सेल्स 88,000, ठीक है, और 6,7,200 का 6/12 फिगर करेंगे, 6/12 सारे फिगर में, और इंट्रा सेल्स यहाँ पे भी होगा ही ऑब्वियस, क्योंकि यहाँ से भी एलिमिनेट करना है। यहाँ पे एडिशनल एक चीज क्या होगा, पॉप हटेगा, पॉप, सो माइनस, यहाँ पे इसको लेके जाओ, ये रहा पॉप, और दूसरा क्या चीज हटेगा आपका, पोस्ट एक्विजिशन डेप्रिसिएशन, क्वेश्चन ने बोल रखा है दैट नीड टू बी चार्ज ऑन द कॉस्ट ऑफ सेल्स, इसको भी माइनस करेंगे 100, ओके। सो और कुछ बच गया, आई डोंट थिंक सो, ओके कोई नहीं। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, मैं ये बता देती हूँ, 88,000 प्लस 33,600 माइनस करेंगे 13,000 प्लस 600 प्लस 100, ठीक है। तो ये आपका, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ ऐसे, ये इंटर कंपनी सेल्स हो गया, और प्लस जो 600 कर रहे हैं ये आपका पॉप का अमाउंट हो गया, इन्वेंट्री वाला, ठीक है। और उसके बाद में एक और चीज क्या किया है, ऐड 100, ये आपका पोस्ट एक्विजिशन डेप्रिसिएशन मैंने शॉर्टकट में डाल दिया, ठीक है। ये आपको छोटा दिख रहा होगा मुझे पता है, बस आप ये फॉर्मूला का बार है ना यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, मेरा ये देख सकते हो कर्सर कहाँ पे है, तो फॉर्मूला के बार में देख सकते हो मैंने क्या किया है। उसके बाद में अब यहाँ से जो भी आपका आंसर आएगा उसको नेगेटिव में यहाँ पे डालना है, तो ऐसे भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है, फॉर्मूला के साथ एक्सेल में। ठीक है, ये आ गया इस फिगर, देखा मैंने एक्सेल के कैलकुलेटर में भी कर दिया, कैसे किया, कॉस्ट ऑफ सेल्स को दोनों को ऐड किया और 13,000 को रिमूव करना है, तो मैंने उस वहां पे माइनस साइन डाल दिया, आप फॉर्मूला बार में देख सकते हो, और बाकी के 600 और 100 को भी ऐड करना है तो मैंने प्लस का साइन दे दिया, ठीक है, यही किया है। इसके बाद हमारा ये क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट, ये पेरेंट का आ जाएगा, ये सब्सिडरी का आ जाएगा, ये तो लॉस हो गया ना, तो यहाँ पे ब्रैकेट में ये भी डाल देती हूँ स्लैश लॉस, ये एडिशन का कुछ नहीं करना है, और यहाँ पे आपका आ जाएगा, ये भी आ गया आपका, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस मतलब आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एज वेल एज जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट से दोनों जोड़ के आते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो पेरेंट का पूरा लेंगे 8500,
सब्सिडरी का ओनली 6 मंथ, 4400 इंटू 6 डिवाइड बाई 12, 2200, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज आपको क्या करना है, अगर मैंने उस टाइम बोला गुडविल इम्पेयरमेंट, वो भी यहाँ से जाता, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट से। अब एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट दिया नहीं तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस से ही जाएगा। और क्या घटेगा, अच्छा क्वेश्चन आएगा तो पता चल जाएगा धीरे धीरे। ये हो गया आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस, ये तो लॉस में आ रहा है तो यहाँ पे लॉस भी डाल देती हूँ ब्रैकेट में, लॉस, यहाँ पे आपका दिस, ओह इसको यहाँ पे जोड़ना भूल गई मैं, जस्ट ऐड दिस प्लस दिस, ठीक है। और इसको बोल्ड कर दो ताकि आपको लगे कि हाँ यहाँ तक हो चुका है कैलकुलेशन। ओके, तो ये इसको भी मैं बोल्ड कर देती हूँ। ओके, ये हो गया। अब यहाँ पे ऐड करेंगे आपका उस टाइम का कंटिजेंट कंसिडरेशन जो चेंज हुआ था, चेंज वैल्यू कितना था, 300, यस 300 है। ये आपका कंटिजेंट कंसिडरेशन हो गया। ठीक है, इसके बाद आएगा इंटरेस्ट, तो है नहीं तो टैक्स को माइनस करते हैं, यहाँ पे -3500 और यहाँ पे हम लोग देते हैं 1000, ऐड है पॉजिटिव है तो पॉजिटिव मिलेंगे 1000 इंटू 6 डिवाइड बाई 12, इन दोनों का सम इधर प्लस दिस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट और लॉस P/L 80 आफ्टर टैक्स। ओके, यहाँ पे हम लोग ने एक चीज और मिस किया, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस में ना हम लोग का नेगेटिव गुडविल भी तो है, उसको भी तो देखना होगा। तो नेगेटिव गुडविल को हम लोग यहीं पे ऐड कर देते हैं, एक्स्ट्रा, यहाँ पे ऐड बार्गेन नेगेटिव गुडविल, नेगेटिव गुडविल वो भी तो हमारा एक तरह से प्रॉफिट ही है, कम में मिला हम लोग को। तो यहाँ पे कितना है, 3400, ये रहा, ठीक है। इसको भी हम लोग ऐड कर देते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में चल जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग ये कंटीजेंट कंसिडरेशन का, ये भी हमारा एक तरह से प्रॉफिट ही हुआ। इसके बाद यहाँ पे एक कॉलम ऐड करके यहाँ पे लिखते हैं प्रॉफिट और लॉस बिफोर टैक्स, ये हो जाएगा आपका 30, ठीक है। इंडिविजुअल स्टेटमेंट से नहीं घटेगा क्योंकि ये आपका कंसोलिडेशन की वजह से हुआ है। तो दिस प्लस
नो नो नो, हम ठीक है, यहाँ पे दिस वन, ये टैक्स के लिए ये हो गया 10,700। ठीक है, अब यहाँ तक भी बात रुकती है, आपको एट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। एट्रीब्यूटेबल टू पहले NCI। ठीक है, NCI के एट्रीब्यूशन के लिए जो हम लोग ने सब्सिडरी का जो ये निकाला है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे NCI का परसेंटेज, दैट इज 25%। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ ये इधर भी पॉप डालना पड़ेगा, ये इसको एक सेकेंड, ये पॉप तो सब्सिडरी का है ना, इसको यहाँ डालना पड़ेगा, तो आपका ये आ जाएगा। इसको सम कर देती हूँ, SUM, ये पॉप बेसिकली सब्सिडरी ने सोल्ड किया प्रॉफिट, तो यही चार्ज किया होगा, तो यहाँ से डिडक्ट करेंगे। ठीक है, और पोस्ट एक्विजिशन डेप्रिसिएशन सब्सिडरी का ही है, तो यहाँ पे आपका ये आया, ये हुआ, ये हो गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स 5 और C10। सम और यहाँ से देखें, ठीक है, अब NCI का परसेंटेज आ गया। ओके, अब पेरेंट का निकालते हैं। पेरेंट इक्विटी होल्डर। ओके, तो ये क्या करेंगे, ये लेंगे ऊपर का ग्रुप वाला, और माइनस करेंगे नीचे वाला, मैंने प्लस कर दिया माइनस, तो ये पेरेंट का पोर्शन आ जाएगा। ये हमारा हो गया प्रॉफिट एंड लॉस कंसोलिडेटेड का, ये इतना फिगर हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग बनाएंगे कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 30 सितंबर 20x3। ठीक है, अभी ये तो ऊपर वाले से सिंपल है कि नहीं, तो यहाँ पे तो कोई अपोर्शन नहीं करना पड़ेगा। तो एसेट से फर्स्ट में उसमें भी है पहला NCA। ठीक है, इसको बोल्ड कर देती हूँ। PPE में क्या करेंगे, हम लोग ऐड करेंगे 41,000 प्लस 21,000, और ऊपर का जो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट था वो ले जाएंगे, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, और माइनस करेंगे हम लोग डेप्रिसिएशन। ठीक है, अगर नहीं समझ में तो आप जर्नल एंट्री के थ्रू भी जा सकते हो, अगर समझ में आया तो वेल एंड गुड। ठीक है,
ये हमारा हो गया पीपी। देन नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में क्या है 13,500। अगर सब्सिडरी का इन्वेस्टमेंट है इसमें इंक्लूड तो घटा देंगे। सब्सिडरी में ओनली कैश कंसिडरेशन रिकॉर्ड किया था, क्वेश्चन में बोला था ओनली कैश कंसिडरेशन हैज बीन रिकॉर्डेड, कंटीजेंट वाला रिकॉर्ड नहीं हुआ था, तो कैश वाला यहाँ पे इंक्लूड होगा, उसको माइनस करेंगे 13,500, तो इन्वेस्टमेंट हो गया जीरो। अब इन्वेस्टमेंट की जगह आएगा गुडविल, ये चीज ध्यान देना। और यहाँ पे इंडिकेशन दे दो किस कैलकुलेशन में किए हो, वर्किंग थ्री में किए हैं, तो ये रेफरेंस लेके जाते हैं ऐसे बॉक्स बॉक्स में, वर्किंग थ्री ये रहा, ठीक है। ओके सॉरी, गुडविल तो नेगेटिव में है, तो यहाँ पे हम लोग शो नहीं करेंगे इसको, ठीक है, तो इसको हटा देते हैं। ओके, सो नाउ उसके बाद क्या आता है आपका करेंट एसेट, मैं शॉर्टकट में डाल दे रही हूँ करेंट एसेट्स। करेंट एसेट में भी कुछ नहीं दिया हुआ है, बस हम लोग क्या करेंगे 19,000 लेंगे प्लस 4,800 लेंगे ठीक है। और यहाँ से करंट एसेट में आपका तो पॉप कहाँ पे है, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री इसी के अंदर होगा, तो पॉप को इसमें से हम लोग माइनस कर देते हैं, क्योंकि इन्वेंट्री करंट एसेट में ही होगा। तो पॉप अमाउंट हम लोगों ने कैलकुलेट किया था ऊपर, या हियर इट इज। ओके, तो पॉप माइनस हो जाएगा, ठीक है। अगर इंट्रा कंपनी सेल्स करंट अकाउंट होता है लाइक रिसीवेबल पेएबल्स, उसमें भी चेंजेस है इसके लिए में, अगर उस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आई विल एक्सप्लेन क्या एडिशनल चीज हम लोग को यहाँ पढ़ना होगा। बट जैसे हम लोगों ने पढ़ा है ना इसमें एफए में करंट अकाउंट और रिसीवेबल को कैसे रिसीवेबल पेएबल्स को एडजस्ट करना, मतलब कैंसिल आउट करना, वो होता है तो करंट अकाउंट से भी जाता है, क्योंकि करंट अकाउंट के अंदर ही आपका रिसीवेबल बैलेंस भी होता है। तो यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, सो कुछ नहीं करेंगे। अब निकालेंगे टोटल एसेट्स इसको सम कर दो, ये आ गया टोटल एसेट आपका, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इक्विटी एंड लाइबिलिटीज की ओर। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में आपका पहले शेयर कैपिटल आएगा, वी विल ओनली टेक पेरेंट वन। अब आप सब्सिडरी का भी ऐड मत करना वरना फेल हो जाओगे आप। फिर रिटेन अर्निंग में हम लोग लेंगे ग्रुप रिटेन अर्निंग, जो हम लोग ने कैलकुलेट किया है वो कौन सा था, वर्किंग 5, ठीक है, वो भी ऑलरेडी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है, राइट। तो ये इधर रेफरेंस के थ्रू ऐसे ऐसे करके जाएंगे, या ठीक है, ये हो गया और एक और चीज यहाँ पे क्या आपको ऐड करना होगा, एनसीआई जो वर्किंग फॉर में कैलकुलेट किया था, इसको भी ऐसे लेके जाएंगे। और ऐसा आप मैनुअली मत डालना है ऐसा, अदरवाइज मतलब मार्किंग शायद आई थिंक कर देता है, फॉर्मूला के थ्रू जाओगे तो इट विल शो ए गुड प्रेजेंटेशन, ठीक है। इवन तो एग्जामिनर को चेक करने में दिक्कत नहीं होती है, अदरवाइज आप मैनुअली डालो तो उसको खोजना पड़ेगा किस किस अमाउंट को कैलकुलेट किया है। तो एनसीआई भी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, ओके। सो इसके बाद में इसको टोटल करते हैं, तो हमारा टोटल इक्विटी क्या हो जाएगा, ये हमारा टोटल इक्विटी हो गया। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं करंट लायबिलिटी, आई विल राइट इन द शॉर्टकट। तो करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी तो है ही नहीं, तो करंट लायबिलिटी में हम लोग डालेंगे 15,000 प्लस 7,800 ये हो गए 22,800, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और क्या डालेंगे, कंटीजेंट कंसिडरेशन, वो भी तो लायबिलिटी है, अभी पे नहीं हुआ है जब तक वो क्राइटेरिया मीट ना हो जाए। तो अब हम लोग यहाँ पे डालेंगे कंसिडरेशन जो डिक्रीज हुआ वैल्यू, जो क्वेश्चन में आपको मेंशन है, अब उसका वैल्यू 1500 हो गया, पहले 1800 था अब 1500 हो गया, ठीक है। इसके बाद अब टोटल करते हैं, टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी मैंने शॉर्टकट डाला है, ओके। तो अब बैलेंस मैच हो गया दोनों। एग्जाम में आप अगर बैलेंस मैच नहीं करे तो आप परेशान मत हो ना, आप उसको फिर से करेक्शन करने की ओर मत दौड़ना, अदरवाइज ये मिस्टेक होने से आपका फुल मार्क नहीं कटेगा, 0.5 कटेगा, बट अदरवाइज प्रोसेस वगैरह ये क्या बोलते हैं
फॉर्मेट वगैरह सही डाला तो विल गेट द मार्क्स। बस आपका जो कैलकुलेशन मिस्टेक है उसके लिए 0.5 मार्क्स कटेंगे। क्योंकि अगर फिर से आप जाते हो रिवर्स जाके पूरा कैलकुलेशन चेक करने एक एक करके, तो आपका टाइम लूज होगा और उतने टाइम में आप दूसरा क्वेश्चन कर सकते थे, तो वो भी नहीं कर पाओगे। तो जस्ट टाइम सेविंग के लिए मैं ये चीज सजेस्ट करूंगी। अदरवाइज योर चॉइस, यू कैन गो थ्रू इट, नो इशू। अगर टाइम है तो आप चेक कर सकते हो, कोई बात नहीं। बट टाइम मैनेजमेंट स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एग्जाम में टाइम नहीं होता है, लॉन्ग क्वेश्चन करने में आपको लग जाता है टाइम, ठीक है। सो इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगी ये चीज ध्यान रखें। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यही लॉन्ग क्वेश्चन का, ठीक है। सो तब तक के लिए बाय, सी यू। ओके, एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और अपने फ्रेंड वगैरह को भी शेयर करना ना भूलें। ओके, बाय बाय, एंड वंस अगेन हैप्पी नवरात्रि।